नैना ने आंखें खोली। एक बार फिर घर की छत ही आंखों के सामने थी। उसने दोबारा आंखें बंद कर ली जब उसे छत देखना ही अजीब लगने लगा था। एक पल को तो वो समझ ही नहीं पाई कि वो इतनी दुखी और इतनी ज्यादा उदास क्यों है। फिर उसे याद आया संचित। उसकी सहेली खुशी ने उसे संचित की तस्वीर भेजी थी। तस्वीर जिसमें वो किसी और लड़की के साथ। नैना झटके से उठ बैठी। देखा तो सभी थे वहां, उसके दोस्त, खुशी और गौरव, उसके माता पिता भी। नैना, तू ठीक तो है? क्या हुआ तुझे? एकदम से बेहोश कैसे हो गई? उसकी माँ चिंता से पास आती हुई बोली। नैना की नज़र गौरव पर पड़ी, जिसने बस धीरे से ना में सर हिलाया। मतलब अभी संचित के बारे में सबको नहीं मालूम था। कुछ नहीं मम्मी, बस ठीक से नींद नहीं आई थी और थोड़ा स्ट्रेस भी था तो। अंकुश ठीक हो जाएगा बेटा, उसके पापा ने उसे समझाया, जिन्हें लग रहा था कि नैना अपने भाई को लेकर चिंतित है। मैं ठीक हूँ, नैना सर झुकाए हुए बोली। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं चाय बनाती हूँ। बोलकर नैना की माँ बाहर चली गई। नैना के पिता भी चले गए। वहां बस गौरव और खुशी थे। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। आखिर क्या कहे नैना से। वो जानते थे कि पुलिस के हाथ खड़ा कर देने के बावजूद नैना कितनी बुरी तरह ढूंढ रही थी संचित को, और ऐसे में इस तरह से उसका असली चेहरा सामने आना नैना को बुरी तरह खल गया होगा। नैना, गौरव गया और उसके पास बैठ गया। मुझे ना शुरू से ही डाउट था उस पर, मगर तुम दोनों साथ थे, सेटल होने की सोच रहे थे तो मैंने कुछ नहीं कहा। वो हमेशा ही बड़ा रूड और सेल्फिश लगता था मुझे। हाँ यार, अब जाने दे उसे, वो वैसा ही है। वो तेरे टाइप पार्टनर ना डिजर्व नहीं कर सकता। खुशी भी उसे समझाती हुई बोली। मगर नैना कुछ सुन ही नहीं रही थी। पिछले कुछ दिनों से उसकी जिंदगी का मकसद ही बन गया था संचित की तलाश करना। वो तो जैसे कुछ और कर ही नहीं रही थी। घर से निकली, कितना खतरा उठाया, अपने भाई तक की बलि चढ़ा दी। क्या ये सुनने के लिए कि संचित उसे धोखा दे रहा है। खुद को बिल्कुल खाली महसूस कर रही थी वो, अब जैसे उसके पास कोई मकसद ही ना रह गया हो। लेकिन धीरे से उसके मुंह से निकला, क्या नैना? खुशी उसके कंधे पर हाथ रखती हुई बोली। वो गायब हुआ तो था ना? ये नैना अपने दोस्तों से कम और खुद से ज्यादा बोल रही थी। उसे याद आया कि उस रात वो संचित के साथ कॉल पर ही थी जब उसने भी वो संगीत सुना था, और संचित ने बताया भी था कि वहाँ अजीब महक भी फैल रही थी। अब नैना जानती थी कि लोग किस तरह गायब हो रहे हैं। संचित गायब होना तो बिल्कुल वैसा ही था ना। अरे ड्रामा रहा होगा उसका। उसके पहले भी मैंने एक दो केसेस सुने थे कि लोग गायब होते हैं बस। उसने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। अपने कांड से बचना रहा होगा उसे। पर मैं बचने थोड़ी दूंगा, गौरव गुस्से से बोला। कांड? नैना ने पूछा। अपने ऑफिस में कोई बड़ा स्कैम किया है उसने। कितने ही क्लाइंट्स के पैसे खा गया। उसके बॉस को तो उस पर शक हो भी रहा था, मगर तब तक वो गायब हो गया तो बात आई गई होगी। मगर मुझे तो लगता इसीलिए उसने ये सब ड्रामा किया ताकि पैसे लेकर भाग सके। वो तो गायब हो गया, अब उसका बॉस किसे पकड़े? और किसी को शक भी नहीं हुआ क्योंकि लोग तो गायब होते ही रहते हैं। और अब किसी दूसरे शहर में ऐश कर रहा है कुत्ता। नैना, तू चल मेरे साथ। गौरव ने उसका हाथ पकड़ा। अरे गौरव, जाने देना यार, तू हालत देख उसकी। खुशी बोली। मैं ठीक हूँ, नैना बोली और उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें बुरी तरह डबडबा गई थी। उसके अंदर प्रतिशोध हिलोरे मार रहा था। जितना कुछ भी उसने सहा था, उसे देखते हुए वो संचित को जाने तो बिल्कुल भी नहीं देगी। गौरव, नैना और खुशी ने संचित के बॉस से मुलाकात की और संचित के बारे में बताया। वो सही सलामत किसी दूसरे शहर में मजे से रह रहा था। संचित के बॉस ने पहले ही कंपनी का ऑडिट कराया हुआ था और संचित के घोटाले उसकी आंखों के सामने थे। बस वो इसीलिए खामोश था क्योंकि संचित गायब था, जैसे कि बाकी लोग गायब थे। मगर अब तो दिख रहा है कि वो गुमशुदा नहीं बल्कि फरार था। गौरव ने तो उसका पीछा करके ये तक पता लगा लिया कि वो रहता कहाँ है। उसने वो पता संचित के बॉस को दे दिया। संचित का बॉस एक साधन संपन्न व्यक्ति था। वो जरूर उसकी गर्दन दबोच लेने वाला था।
उसने भी नैना और उसके दोस्तों का धन्यवाद किया और वादा किया कि जल्द ही संचित पुलिस की गिरफ्त में होगा। वो तीनों संचित की फॉर्म के ऑफिस से बाहर आ गए। चल नैना, तुझे घर छोड़ देते हैं फिर। मुझे कहीं और जाना है, वो आंखें पोंछती हुई बोली। कहाँ? मुझे ड्रॉप कर दो, फिर तुम दोनों जाओ, वो बोली। रुलाई रोकने की कोशिश में उसकी नाक और गाल लाल हो चुके थे। शाम हो चुकी थी जब कबीर ने अपने अपार्टमेंट के सामने अपनी बाइक रोकी। अब बस वो अंदर जाएगा, एक मस्त वाली चाय बनाएगा और कबीर एकदम से रुक गया। उसके फ्लैट के बाहर सीढ़ियों पर नैना बैठी हुई थी। वो जिस तरह हाथ बांधे बैठी हुई थी उदासी से, उसे देखकर कबीर को अच्छा नहीं लगा। तभी कबीर की मुलाकात उसके एक पड़ोसी से हुई, जिसने बताया कि नैना पिछले लगभग 2 घंटे से ऐसे ही बैठी हुई है। उसने कहा भी कि वो उसके घर पर बैठकर कबीर का इंतजार कर सकती है, पर वो कोई जवाब देती ही नहीं। वो पड़ोसी चला गया तो कबीर ने नैना को आवाज दी। नैना, कबीर ने कहा। नैना ने सर उठाकर उसे देखा, जैसे भीड़ में खोया हुआ कोई बच्चा अपने अभिभावक को देखता है। कबीर ने चाबी निकाली और अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला। बिना कुछ बोले ही नैना अंदर आकर बैठ गई। नैना, क्या हुआ? सब ठीक तो? नैना उठी और उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगी। कबीर भी सदमे में आ गया कि ये इसे क्या हुआ। ऐसा तो ये नहीं करती कभी। नैना, अरे कुछ बोलो भी, कबीर व्यग्रता से बोला। काफी समय लगा उसे शांत होने में। कब से उसने अपनी रुलाई जो रोकी हुई थी। नैना, कबीर ने फिर पूछा और जबरन उसे पानी का ग्लास थमाया। पता है, जब मैंने ये सब ड्रामा शुरू किया ना, तो मैं घर से भागी हुई लड़की थी। मैंने यही कहानी जीत ओबेरॉय को सुनाई थी और एकांक को भी। मैं घर से भागी हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया है और मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं। तब कहाँ सोचा था कि ये झूठ ही कभी मेरी जिंदगी का इतना बड़ा सच बनकर सामने आएगा। और वो फिर सुबकने लगी। कबीर ने उसे रोने दिया। वो शांत हुई और संचित के बारे में सब कुछ कबीर को बता दिया। कबीर को अजीब लगा कि नैना का इतना बड़ा दुख सुनकर भी उसे उसके लिए बुरा क्यों नहीं लग रहा है, बल्कि उसके मस्तिष्क में एक तस्वीर कौंध गई, जिसमें नैना और एकांक साथ है। और ये क्या, वायलिन भी बजने लगे। भक। फिर उसने मन में ही खुद के सर पर एक चपत लगाई और नैना से कहा, देखो नैना, मुझे पता है कि अभी तो तुम्हें बुरा लग रहा होगा, पर देखो तो ये तुम्हारे हक में भी तो अच्छा ही हुआ ना। वो धोखेबाज तुमसे दूर हो गया। हाँ, उसकी वजह से काफ़ी कुछ नुकसान उठाया तुमने, मगर वो ज़िंदगी भर साथ होता तुम्हारे तो ये और भी ज़्यादा घाटे का सौदा था। कबीर ने उसे समझाया। नैना ने हाँ में सर हिला दिया। मुझे मुझे पता है, मुझे इस तरह बार बार आपको परेशान नहीं करना चाहिए, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ। वो फिर रोने को हुई। फिर कबीर ने उसे घुड़का तो नैना सटपटा कर उसे देखने लगी। कबीर ने उसके गाल पर हल्की सी चपत लगा दी और वो भी रोते हुए मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ चली आई। कबीर ने धीरे से उसका सर थपथपाया और उठकर चाय बनाने लगा। नैना अब बहुत हल्का महसूस कर रही थी। कबीर से उसे वो संबल मिला था जो अपने परिवार, दोस्त में किसी से भी नहीं मिला था। वह किसी के सामने इस तरह खुलकर रोती भी नहीं थी, मगर पता ही नहीं चला वो कबीर पर कब इतना भरोसा करने लगी। कबीर, जिसे वो बस कुछ ही दिनों पहले संजोग से मिली थी। कुछ देर बाद वो दोनों चाय का कप हाथ में लिए बैठे थे, पर मुझे लगता है वो गायब तो सच में हुआ था। नैना बोली। हाँ, और जल्दी लौट भी आया जैसे सब लौट आते हैं, मगर शायद वो बाकियों की तरह पागल नहीं हुआ। इस हादसे को ही अपने लिए मौके में बदल दिया और भाग खड़ा हुआ। कबीर बोला, हाँ, हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। अब बाकी बातें तो तब पता चलेंगी जब वो पकड़ा जाएगा। नैना बोली। कबीर ने अपना कप खाली करके मेज पर रख दिया। क्या इससे किसी तरह की मदद मिलेगी पुलिस को? नैना बोली। हाँ, अगर जो पुलिस कुछ करना चाहे तो। और ये तभी होगा जब उस बहल पर बिजली गिर जाए, कबीर चिढ़कर बोला। नैना को हंसी आ गई। भले ही वो फिलहाल दुखी हो, पर आदतन एक खुशमिजाज लड़की थी।
पता तो मुझे भी बहुत कुछ चला है, मगर क्या फ़ायदा? कबीर बोला। क्या पता चला? नैना ने पूछा। कबीर ने उसे अपनी हालिया खोजबीन और दर्शित पर उपजे शक के बारे में बता दिया। ओह, तो कोई उस पेंटिंग को हर जगह प्लांट कर रहा है। नैना सदमे से बोली। हाँ, और शायद ये दर्शित ही हैं, कबीर ने कहा। फिर वो दोनों बहुत देर तक उस बारे में बातें करते रहे। अब तुम घर जाओ नाना, जाओ और जाकर नई शुरुआत करो। खुद को लकी समझो कि ठोकर तो लगी, मगर इस ठोकर ने ही तुम्हारी आंखें खोल दी। नई शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती। असल में किस्मत का मारा तो वो संचित था, जिसे तुम्हारे प्यार की कदर नहीं हुई। यकीन मानो तुमने कुछ नहीं खोया। कबीर बोला। नैना खामोशी से सर हिला दी। और फिर यह जिंदगी है, क्या पता कब कहाँ और कैसे चमत्कार हो जाए। कबीर बोला। नैना फीकेपन से मुस्कुराई। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर बोल ही नहीं पा रही थी कि कबीर उसके लिए कितना खास है। नैना चली गई तो कबीर उसकी जिंदगी में चमत्कार तय करने की तैयारी करने लगा। उसने फोन उठाया और एकांक का नंबर लगाया। हेलो, एकांक बोला। और हीरो, पंख वंख सब बढ़िया? ये क्या बात हुई? एकांक भुनभुनाया। कबीर को वो कुछ बुझा हुआ सा लगा। उसकी आवाज भी बहुत उदास थी। तुम ठीक हो? ये पूछने को फोन किया है? एकांक, कबीर ने सख्ती से कहा। सॉरी। अच्छा वो सब छोड़ो, मेरी एक बात मानोगे? क्या? कॉल करो नैना को, मैं नंबर देता हूँ। और फोन की दूसरी तरफ खामोशी छा गई। एकांक, अरे शर्मा मत यार, मैं बोल रहा हूँ ना, बात कर। और कबीर बोलते हुए एकदम से जड़ हो गया। उसके फोन की दूसरी तरफ सुनी वो आवाज, वही आवाज, सायरन का गीत। एकांक, कबीर फोन पर चीखा। वो समझ गया कि वो खतरे में है, मगर एकांक की आवाज नहीं आई, बल्कि दूसरी तरफ से जोर जोर से सांस लेने की आवाज आई। वो बुरी तरह घबरा रहा था। हाँ, वो इस चीज से डरता था। ये फिर आ गई। ये फिर से क्यों? वो बोला। वो सब छोड़ो एकांक, अपने आसपास आग जलाओ, एक मोमबत्ती ही सही। कबीर बोला। पता नहीं एकांक क्या कर रहा था। उधर से उठा पटक की आवाज आ रही थी, साथ ही बढ़ता जा रहा था सायरन का संगीत भी। एकांक, अच्छा तुम्हारी जेब में तुम्हारी माचिस है? कबीर ने पूछा और कॉल बंद हो गई। कबीर जल्दी से घर से निकला और नीचे को भागा। उसने बाइक स्टार्ट की जो हवा से बातें करने लगी। फिर न जाने कितने हादसों से बचते हुए और कितने ही सिग्नल तोड़ते हुए वो एकांक के अपार्टमेंट के सामने पहुंचा। बिना लिफ्ट का इंतजार किए वो सीढ़ियों पर भागा, और जब वो एकांक के फ्लैट पर पहुंचा तो उसका दिल डूबने लगा। दरवाजा अंदर से लॉक था। कबीर ने आसपास मदद मांगी। सबसे कहा कि एकांक खतरे में है। उसने फोन पर उससे बात की है, और सबने दरवाजा तोड़ने में कबीर की मदद की। सबको यही मालूम था कि लड़का मानसिक रोगी भी है। अंदर पहुंचकर देखा तो एकांक कहीं नहीं था, मगर हवा में जो महक मौजूद थी वो साफ बता रही थी कि अभी अभी क्या अनर्थ हो गया है। सबने कबीर को भला बुरा कहा। सबको लगा कि एकांक कहीं बाहर होगा और कबीर ने उसका दरवाजा तोड़वा दिया, मगर कबीर को किसी की परवाह नहीं थी। इतने दिनों से आखिर वो इन सब से क्यों जूझ रहा था? एकांक की ही तो परवाह थी उसे। अब जब वही चला गया तो दर्शित, वो दांत पीसता हुआ बोला, और फिर बिना इस बात की परवाह किए कि वह फार्म हाउस शहर से कितनी बाहर है, कबीर अपनी बाइक से ही वहां के लिए निकल पड़ा। उसके दिमाग में हथौड़े से बज रहे थे। अभी अभी ही तो उसने इस मामले में कुछ जानकारी जुटाई थी। नैना दुखी जरूर थी, मगर उसे उम्मीद थी कि अब वो और एकांक शायद साथ हो सकते हैं। कुछ हद तक चीजें संभली थी, और अभी अभी इतना बड़ा हादसा हो गया। खुद एकांक ही गायब हो गया। नहीं, दर्शित को उसके सवालों का जवाब देना ही होगा, वरना वो नहीं जानता वो क्या करेगा। कबीर फार्म हाउस पहुंचा और खुद से ही उसका मेन गेट खोल दिया। अरे अरे, गार्ड आगे बढ़ा। अबे हट! कबीर ने उसे धक्का दिया और वो एक तरफ को गिर गया। कबीर धड़धड़ाते हुए घर में घुस गया। दर्शित घर के हॉल में था और कुछ और चित्रों पर काम कर रहा था। जब उसने कबीर को देखा तो पहले तो उसकी समझ में ही नहीं आया। फिर उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। ये क्या बेहूदगी है? वो गरजा।
वो सब छोड़ो, ये बताओ क्या चाहते हो तुम, क्यों कर रहे हो ये सब? कबीर उससे भी ऊंची आवाज में बोला। क्या मतलब, होश में तो हो कि? कबीर ने आगे बढ़कर दांत पीसते हुए उसकी कॉलर दबोच ली। लोग गायब हो रहे हैं और मैं तुम्हें मतलब समझाऊं? बोलो, इन सब के पीछे तुम ही हो ना? कबीर उसे झकझोरता हुआ बोला। इनफ! दर्शित ने अपनी कॉलर छुड़ाई और उसे पीछे धकेल दिया। कबीर की नज़र उसी टूटी छत वाली पेंटिंग पर पड़ी जो वहीं कुर्सी पर रखी हुई थी। कबीर ने उसे उठाया और पटक पटक कर उसका फ्रेम तोड़ दिया। उसका कैनवास भी निकाला और बुरी तरह नोच कर फाड़ डाला। वो बहुत गुस्से में था। इस दौरान दर्शित उसे देखता रहा और एक बार फिर वो कुछ सोचने लगा। उसके चेहरे पर गुस्सा भी कम होने लगा। हो गया तुम्हारा? वो धीरे से बोला। कबीर ने उसे घूर कर देखा। मेरी बात मानो तो शांति से बैठ जाओ और बताओ क्या बात है। तुम्हारी बातें और तुम्हारा ये एक्शन मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। दर्शित बोला। कबीर ने कमर पर हाथ रखा और गहरी सांस ली, जैसे उसकी बातों से उकता रहा हो। सुनो, मुझे लगता है जो कुछ भी हो रहा है ये सब तुम्हारी हरकत है। कबीर बोला। और क्या हो रहा है? क्या जानते हो तुम? दर्शित ने धीरज से कहा। कबीर उसे सारी बातें बताने लगा। इस दौरान दर्शित के चेहरे पर बड़े ही विचित्र भाव आए। कई बार उसने चौंक कर कबीर को देखा भी, मगर खामोश रहा। और अब तो वो बेचारा चला भी गया, एकांक। कबीर दुख से बोला। फिर उसकी नज़र दर्शित के चेहरे पर पड़ी और वो भी चौंक पड़ा। उस पर बेहद दुख और तनाव दिख रहा था। उसका चेहरा भी लाल पड़ चुका था। दर्शित, कबीर ने कहा। दर्शित ने आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। फिर धीरे से बोला। सच कह रहे हो तुम, बहुत बड़ी साजिश है ये। क्या? दर्शित तुम? कबीर बोलने को हुआ, मगर तभी दर्शित उसकी तरफ मुड़ा। मेरा असली नाम एकांक है। और वहां सन्नाटा छा गया। कबीर कुछ बोलने को हुआ, फिर फौरन मुंह भी बंद कर लिया। वो दर्शित को घूरने लगा। उसने अभी अभी क्या सुना था? सच में सुना भी था या उसके कान बजे थे? उसने देखा कि दर्शित फर्श को घूर रहा था और कहीं खोया हुआ सा लग रहा था। उस समय जैसे सैकड़ों विचार उसके अंदर घुमड़ रहे थे, बाहर आने को मचल रहे थे, मगर उसने होंठ भींच रखे थे। लेकिन क्या उसने अभी अभी ये कहा था कि उसका असली नाम एकांक है? क्या? क्या कहा तुमने? कबीर बोला और दर्शित को घूरने लगा। दर्शित ने भी एक गहरी सांस ली और सीधे कबीर की आंखों में देखा। वही जो तुमने सुना। हाँ, मैं ही एकांक हूँ, वही एकांक जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। वो एकांक, यानी कि असली एकांक मैं हूँ। मैं। वो बोला और कबीर उसका मुंह देखने लगा। ऐसा कुछ सामने आएगा उसने सोचा भी नहीं था। ये क्या बात हुई? वो तो यहाँ आया था दर्शित से पूछताछ करने, और दर्शित कह रहा है कि वो दर्शित नहीं एकांक है। तो फिर एकांक कौन है? ये सब क्या है? कबीर परेशानी से उसे देखता हुआ बोला। मुझे भी नहीं पता, मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ी अजीब कहानी सुनाई तुमने। दर्शित बोला और कबीर को वो सच बोलता हुआ लगा। ये कहानी नहीं, सच है, यही हो रहा है शहर में। कबीर बोला। और मैं इस कहानी का हिस्सा हूँ, ये मुझे अब पता चल रहा है। लेकिन, कबीर बेसब्री से बोला। बैठ जाओ। दर्शित सोफे की तरफ इशारा करता हुआ बोला। प्लीज। और कबीर को महसूस हुआ कि उसके बर्ताव में एक बदलाव आ चुका है। अब वो कबीर से थोड़ी नरमियत से पेश आ रहा था। कबीर भी उसकी बात मानकर वहीं सोफे पर बैठ गया। दर्शित बार काउंटर तक गया और कांपते हाथों से अपने लिए एक ग्लास तैयार करने लगा। उसने इशारे से कबीर से भी ड्रिंक के लिए पूछा, लेकिन कबीर ने मना कर दिया कि वो नहीं पीता। दर्शित ने वहीं कोने में लगी मशीन से उसके लिए कॉफ़ी बना दी, फिर उसके सामने आकर बैठ गया। अब भी उसका चेहरा तमतमाया हुआ सा लग रहा था और गिलास पकड़ा हुआ उसका हाथ भी हल्का कांप रहा था। तुम ठीक हो? कबीर ने आंखें सिकोड़ी और पूछा। दर्शित ने हाँ में सर हिलाया। मैं एकांक हूँ, वही जो अभी अभी तुम्हारी कहानी में था। मैं तो सब भूल भी चुका था। सोचा नहीं था अपने अतीत से यूं दोबारा सामना होगा। तब बहुत तेज दौड़ा था मैं,
सब कुछ पीछे छोड़ आया था। मेरी तो बचपन से आदत थी, जब कोई बात मुझे चुभ जाती तो उसे पीछे छोड़कर मैं बस भागने लगता था। पर मुझे मालूम था कि इस तरह पीछे छोड़ी गई यादें हमेशा पीछे-पीछे ही आती हैं। उसने कहा और एक सांस में अपने ग्लास को आधा खाली कर दिया। तो ये बात सच है ना कि तुम बचपन में बीच पर थे? और कबीर बोलते हुए रुक गया। जाहिर है उसका सवाल सायरन के लिए था। हाँ, सच है। तब मैं अपने सौतेले बाप से बहुत ज़्यादा चिढ़ा था, और उससे भी ज़्यादा अपनी माँ से। मैंने हमेशा माँ से कहा था कि मुझे कोई बाप नहीं चाहिए, मगर वो डरती थी। वो डरती थी अकेले मेरी परवरिश करने में। उन्हें सहारे की ज़रूरत थी, और कुछ भी हमारे यहाँ मुफ्त में नहीं मिलता। उसने एक बच्ची के पिता से शादी कर ली। वो उस बच्ची की माँ तो बन गई, मगर वो मेरा बाप कभी न बन सका। बात-बात में मुझे तंग करता, ताना मारता और नीचा दिखाता। बार-बार ये बताता कि मुझे उसका एहसान मानना चाहिए। मैं अनाथ था। उसने मुझे और मेरी माँ को सहारा दिया था। मैं माँ से कहता भी था कि हम अब भी इस राक्षस से अलग हो जाते हैं, मगर माँ नहीं सुनती। वो बोलता हुआ फिर रुक गया। कबीर समझ पा रहा था, आखिर वो उसके लिए लगभग अजनबी ही तो था, तो कैसे दर्शित सब कुछ उसके सामने खोलकर रख दे। मगर हालात ही ऐसे बन चुके थे कि उसे बात करनी होगी। मेरा अपना बाप भी घर छोड़कर ही गया था। अब ये माँ की दूसरी शादी थी। अगर वो इस इंसान से भी अलग हो जाती तो सबके ताने सुनने पड़ते कि वो दूसरे पति से भी नहीं निभा सकी, और उसके लिए लोगों की बातें ज्यादा मायने रखती थी, चाहे भले वो जल्लाद मेरे साथ कुछ भी करे। उस शाम बीच पर भी यही हुआ था। गलती मेरी बहन की थी, मगर मेरे सौतेले बाप ने मुझे ही मारा। मैं माँ का मुंह देखता रह गया कि वो उसे रोकेगी, मेरी साइड लेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं पक चुका था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे मैं बस भागने लगा। देखा जाए तो मैं खुद से ही दूर भाग रहा था। मैं अपने आप से ही उकता चुका था। मैंने देखा था दूसरे बच्चों को। मुझे चिढ़ होती थी कि मैं वैसा क्यों नहीं। मेरी ही किस्मत में ऐसी घुन क्यों लगी हुई है। उस शाम भी तो मैं अपने आप से ही भाग रहा था। और वो बोलता हुआ रुक गया। अगले भाग में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही अगला पार्ट पॉपअप होगा और आप इस रहस्यमयी कहानी के तार सुलझा पाएंगे।